आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 23 सितंबर के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये सारे करंट अफेयर्स हम देखेंगे और 10,000 एमसीक्यू का कोर्स है, सुपर इंपॉर्टेंट। बता दूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला है, तो आपको डाउनलोड करें। अभी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, सारी लाइव क्लासेस हैं। तो देख लो यार, नैनीताल को लेकर क्या क्या ऑर्डर्स ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी किए हैं। पेपर 3 और पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा है ना कि नैनीताल मेरा पर्सनल फेवरेट हिल स्टेशन है। मैं 4-5 बार, कई बार जाता रहता हूँ नैनीताल। मतलब समझ लीजिए कि 1-2 साल में एक बार तो चले ही गया मैं। तो नैनीताल बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और काफी पॉजिटिव वाइब्स है वहां पे। लेकिन अभी हाल ही में क्या हो रहा है कि बहुत भीड़ आ गई है, क्योंकि टूरिज्म इतना आ रहा है, तो कहीं पे भी कुछ भी बना दो। तो नैनीताल शहर को, नैनीताल टाउन को एक प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और डेवलपमेंट जोन्स ये घोषित कर दो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये कहा है, क्योंकि अब नैनीताल सह नहीं पाएगा। नैनीताल का इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है। डेवलपमेंट हर हिल स्टेशन में अनचेक्ड है, पेड़ों को काटा जा रहा है, बुरी हालत है। नैनी झील बहुत ही खूबसूरत है, 7 ताल है, 7 झीलें हैं नैनीताल में। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला है कि पहली बात तो मल्टी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज बनाओ, जिसमें ऑफिशियल्स, एक्सपर्ट्स, रिप्रेजेंटेटिव सब हों, ताकि इन जोन्स को मॉनिटर किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन है, बिना बात के पेड़ काटे जा रहे हैं, अनऑथराइज्ड ट्री कटिंग, क्योंकि हिल स्टेशन नैनीताल जो है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है। उसके बाद नैनी लेक को रिचार्ज करिए। ठीक है, क्या हो रहा है कि ये जो पेड़ काट रहे हैं, लेक रिचार्ज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से और ज्यादा इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है। तो इसीलिए नैनीताल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए कैरिंग कैपेसिटी की आप देखिए कि कितना नैनीताल कैरी कर सकता है। मैक्सिमम पॉपुलेशन कितनी है और कितने लोग आ रहे हैं। रिसोर्स को डिप्लीट किए बिना कितना नैनीताल में लोग आ सकते हैं, इसको एसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें हाइड्रोलॉजी, ड्रेनेज, वेजिटेशन और अभी करेंट टूरिज्म ट्रेंड्स, जब से सोशल मीडिया है ना, तब से एक तरीके से बाढ़ आ गई है। जितने भी सोशल मीडिया और मतलब आप हिल स्टेशन या फिर टूरिस्ट स्पॉट देखोगे, बोला है कि रिहैबिलिटेशन प्लान बनाइए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान्स के जरिए रिहैबिलिटेशन प्लान बनाइए नेचुरल लेक्स का। दोबारा मतलब लेक्स को आप रिचार्ज करिए, जहां पे लेक्स थी वो चली गई उनको बनाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, और ये इनको प्रिजर्व करिए। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पे जो एडवोकेट आकाश वशिष्ठ, एमिकस क्यूरे मतलब होता है दोस्त, है ना, वो दोस्त, जुडिशरी लॉ का दोस्त जो आपके लिए काम करता है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को बचाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होटल रिजॉर्ट्स लगातार बनते जा रहे हैं। 148 होटल छोड़िए, नैनीताल में 600 से 700 ऐसे एस्टैब्लिशमेंट है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इसको कंप्लाई करिए, और डेडलाइन 15 दिसंबर तक है। फूड इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है गुरु। सीपीआई तो ठीक है, 4% से कम है, 4% ±2, 2% से नीचे नहीं इन्फ्लेशन होना चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अच्छी बात है, 3.7% है, अगस्त में रहा है। हालांकि पिछले महीने जुलाई में 3.6% था, राइट। तो ये चीज है। फूड इन्फ्लेशन अगर ईयर और ईयर, तो ये 5.3% है, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस बार 5.3% है। ठीक है, तो ठीक है। फूड इन्फ्लेशन मतलब वही महंगाई, फूड प्राइजेस के जो फूड प्राइसेस है उसका ऊपर जाना। तो इसमें जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, फ्यूल और सीपीआई स्कोर, इसमें फूड और फ्यूल छोड़ दीजिए आप, तो ये पॉजिटिव मोमेंटम है। 34 और 27 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज है। सीपीआई फूड ग्रुप की बात करें तो वो नेगेटिव, यानी कि थोड़ा सा दिक्कत है। प्राइवेट कंजम्पशन और ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो ठीक है, स्ट्रांग, इट इज क्वाइट स्ट्रांग। नेट एक्सपोर्ट्स ने जीडीपी ग्रोथ को एक पॉजिटिव सपोर्ट दिया है। अब भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.7% पे है, इस समय काफी ज्यादा कम है। एग्रीकल्चर, सरकार की स्पेंडिंग और सर्विसेज में लो ग्रोथ के कारण ये आपके सामने आंकड़े आए हैं। ठीक है, तो यही हिसाब किताब है। एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं अब हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अभी फेस्टिव सीजन, बिग बिलियन सेल और बहुत सारी सेल आने वाली है। होपफुली इससे मार्केट बढ़िया रहेगा। एफएटीएफ की रिपोर्ट क्या है भारत पे, ये मैंने लेक्चर भी कवर किया था। यहाँ पे यही
देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को देखती थी, लेकिन बाद में टेरर फाइनेंसिंग को भी देखने लगी। तो एक तरीके से भारत की तारीफ भी किया, बट भारत को वार्न भी किया है। 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। ग्रे लिस्ट एक वार्निंग की तरह है और ब्लैक लिस्ट में सब बंद कर देते हैं। पाकिस्तान कई बार ब्लैक लिस्ट में रहा है, आता रहता है, जाता रहता है। तो भारत 2020 से मेंबर है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन होता है, कोविड के कारण भारत का इवैल्यूएशन नहीं हुआ, लेकिन अभी नवंबर 2000 मतलब ये फिर हुआ इस कोविड के बाद 2023 में। तो इवैल्यूएशन का मतलब यही है कि सबसे पहली बात तो सरकार क्या कर रही है, देश क्या कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, है ना। और रेगुलर फॉलोअप यूके, फ्रांस, इटली, रशिया, जो 4G20 नेशंस हैं, इनके साथ रेगुलर फॉलोअप लेता रहता है। कंसर्न्स क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि FATF ने भारत के लिमिटेड प्रोसिक्यूशंस और जो कन्विक्शंस है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग केसेस में, उसमें थोड़ी सी चिंता जताई है कि ट्रायल्स डिलेड हैं, रिस्क हैं, है ना, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है जो फाइनेंशियल कस्टमर्स हैं। और जो कंपनी क्योंकि कंपनी से ही तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, बहुत सारी शेल कंपनीज बना दी जाती है, उससे पैसा जो है वो ब्लैक का पैसा व्हाइट होता है। तो बताया है कि इन कंपनी की भी मॉनिटरिंग उतने अच्छे से नहीं की जा रही। और सबसे बड़ी बात, भारत में एक आतंकवादी थ्रेट है, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, स्पेशली जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे भारत को खतरा है। लेकिन ये भी ऑन द अदर हैंड बोला है कि भारत बहुत अच्छे मेजर्स ले रहा है ना, भारत तगड़े मेजर्स ले रहा है इनको काउंटर करने के लिए। और यहाँ पे जरूरी है कि टेरर फाइनेंसिंग केसेस को, अगर जहां पे आतंकवाद है उसमें डिले ना किया जाए, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और इंप्रूव करें ताकि ये ठीक हो। स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, स्टडी यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स इस जर्नल में स्टडी पब्लिश हुई है और बताया है कि जो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको स्टारलिंक सैटेलाइट अफेक्ट कर रही है। लगभग 6300 स्टारलिंक सैटेलाइट्स हैं जो कि 550 किलोमीटर ऑर्बिट पे ऊपर, मतलब धरती से ऊपर, वो धरती का ऑर्बिट कर रही है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि ये रेडियो नॉइज क्रिएट करती हैं, तो ऊपर जो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। अब भाई जाहिर सी बात है कि रेडियो मतलब रेडियो वेव्स, ऑप्टिकल टेलीस्कोप अलग है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप तो विजिबल लाइट को यूज करता है जो कि दूरदर्शी गैलेक्सीज को देखता है। रेडियो वेव्स, रेडियो एस्ट्रोनॉमी आपके पूरी धरती में मौसम हो गया और बाकी बहुत सारी चीजों को देखता है ना। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जैसे विजिबल लाइट इंसान की आंखों को अंधा तक कर सकती है, रेडियो नॉइस रेडियो टेलीस्कोप को वो उसमें प्रॉब्लम करती है, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशन मुश्किल हो जाता है, वो टेलीस्कोप से हिंडर करती है। तो ये चीज है। तो अब यहाँ पे स्पेस कम्युनिकेशन पे अच्छा खासा असर पड़ रहा है। 2030 तक ये बताया जा रहा है कि 10,000 सैटेलाइट्स होंगी, 10,000 सैटेलाइट जो धरती को ऑर्बिट करेंगी। क्या मतलब, धरती के बाहर स्पेस को भी नहीं छोड़ा है। रेगुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ऐसे तो काम चल नहीं पाएगा। और यहाँ पे स्टारलिंक से बोला गया कि भैया थोड़ा सा अपने आप को देखो और ये कम करो जो तुम काम कर रहे हो। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की बात करते हैं। 1946 से ऑपरेशन फ्लड जब शुरू हुआ, मतलब एक तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन आया, मिल्क में हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। अमूल बना है कोऑपरेटिव सोसाइटी। 1970 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था, ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस के बाद भारत में बहुत सारे रेवोल्यूशन लॉन्च किए गए। 1970 में ये लॉन्च किया और आज हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर। तो 19 सितंबर 2024 अमित शाह होम मिनिस्टर व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लॉन्च उन्होंने किया है कि हम इसको और ज्यादा एक अगले ही लेवल पे ले जाएंगे। तो अभी डेयरी जो कोऑपरेटिव्स हैं उन्होंने 660 लाख किलोग्राम ऑफ मिल्क हर दिन 2023-24 तक पिछले साल ये प्रोक्योर किया है। सरकार का गोल है कि इसको 1007 लाख किलोग्राम तक ले जाएं अगले 4 सालों में। अब जाहिर सी बात है, इसमें अगर हम भाई देखो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, वुमेन्स काफी ज्यादा इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, जो ऐसे रीजन है जो अंडर डिजर्व्ड है। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो डेयरी कोऑपरेटिव अभी 70% भारत के डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करती हैं, 2 लाख विलेजेस कवर करती हैं, लेकिन 22% हाउस होल्ड तक ही पहुंच पाती है ये, ठीक है ना। अब गुजरात, केरल, सिक्किम, इनका स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव नेटवर्क है, 70% विलेज को ये कवर करती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, यहां पे 20% से कम विलेजेस को कवर किया जाता है। तो कवरेज एरिया कम है तो इसको एक्सपैंड किया जाएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जाहिर सी बात है,
सबसे पहले तो मिल्क को प्रोक्योर करने की कैपेसिटी बढ़ाइए, डेयरी कोऑपरेटिव को एक्सपैंड करिए नए एरिया में, और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करिए। 56,000 नए मल्टीपर्पज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको अगले 5 सालों में स्टैब्लिश किया जाएगा, और 46,000 जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी यानी कि 1 लाख से ऊपर चली जाएंगी उनको और स्ट्रेंथन। पैसा दिया जाएगा भाई, बिना पैसे के तो सब बेकार ही है। तो जो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है NPDD, उसको उसी के थ्रू पैसा जो है वो दिया जाएगा ताकि विलेज लेवल मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो किया जाए। और भारत आपको पता है कि 330 मिलियन टन के साथ हमें समय नंबर 1 है। 1951 में सिर्फ 17 मिलियन टन थे हम। मिल्क यील्ड हमारी बड़ी है। जो हमारी इंडिजिनियस जो भारत की गाय हैं 3.44 kg पर डे प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए भारत की गाय का जो यील्ड है वो कम है। क्रॉस ब्रेड जो है वो 8.55 kg पर डे देती है। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी की बात करें तो जो नेशनल पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है वो 459 ग्राम्स पर डे है, और एवरेज 323 ग्राम्स पर डे है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। 2/3 जो मार्केट मिल्क है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, 66%। ग्रोथ स्लो है। टोटल मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है 2018 से 2022 तक 6.4%, नहीं सॉरी घटा है ये। तो इसीलिए देखिए ग्रोथ तो हो ही रही है, बट ये दिक्कत की बात है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।